हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के कट टू कट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो पहला चैप्टर आपका तैयार केमिकल इक्विलिब्रियम, और उससे रिलेटेड जो 30 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, उसी लेक्चर से रिगार्डिंग अगर तूने वो लेक्चर देख लिया तो तेरे को वो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज अपन थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो इसके 30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक पिंड कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री कट टू कट रिवीजन सीरीज का दूसरा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। यस सर। अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें मुझे पता होनी चाहिए। यस सर। जैसे कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर में कितने जूल? 101 जूल, 101 जूल। यस सर। 1 कैलोरी में 4.2 जूल। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें कितने मिलीलीटर? सर 1 मिलीलीटर। यस सर। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर? सर 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर? सर 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा सर हीट चेंजेस के बारे में, जैसे कि डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा ई को बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को मैं शो करने के लिए या तो कैपिटल ई लिख दूं या फिर कैपिटल यू लिख दूं, दोनों लिख सकता हूं सर। ठीक है, दोनों लिख सकता हूं, परंतु मैं प्रीफर करूंगा कैपिटल ई लिखना, परंतु कई किताबों में कैपिटल यू से भी शो करते हैं सर। ठीक है, तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। एच को बोलते अपन इंथैल्पी, ई को बोलते अपन इंटरनल एनर्जी, एस को बोलते अपन इंट्रोपी, जी को बोलते अपन गिब्स फ्री एनर्जी। तो इनकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनका अपन क्या निकालते हैं सर? चेंज निकालते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। यस सर। इस चैप्टर में अपन कुछ थर्मोडायनामिक लॉज भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यस सर। ठीक है, और लास्ट में इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि हम बता पाएंगे, हम बोलना सीखेंगे कि जो मेरी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। और ये मैं कैसे बोल पाऊंगा? सर डेल्टा जी को देख के। यस सर। तो इस चैप्टर में अपन कहां तक पढ़ने वाले हैं सर? 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, यानी जो थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री में अपन 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। हमारे केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर होता है, यहाँ पर अपने को 2 लॉ पढ़ने होते हैं, 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो अपन कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे कोर्स में नहीं है, यानी 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स में पढ़ूंगा, 1st लॉ 2nd लॉ में केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ूंगा। यस सर। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का जो ये पार्ट है, यहाँ पर अपन 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पढ़ेंगे। तो इसका जो अगला पार्ट होता है जिसको अपन थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, वहां पर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी के बारे में यानी गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। यस सर। डेल्टा एस के बारे में यानी इंट्रोपी चेंज। यस सर। और जो अपनी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड एनर्जी के बारे में, हीट ऑफ कंबशन, ये सारी बातें अपन कहां पढ़ेंगे सर? थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट कहलाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर ध्यान से देख यार, कोई केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? स्पॉन्टेनियस को अपन बोलते हैं फिजिबल, यानी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा चैप्टर बताएगा सर? थर्मोडायनामिक्स। ये तो लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर यही तो लिखा था कि मैं किसी रिएक्शन का, मैं किसी प्रोसेस को बता सकता हूं कि ये स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी को देख के। डेल्टा जी के बारे में तो अपन थर्मोडायनामिक्स में ही तो पढ़ते हैं। यस सर। यानी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के बाद कौन सा चैप्टर बताएगा सर? थर्मोडायनामिक्स। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोसीड कर रही है सर। ये अपने को 2 चैप्टर बताते हैं, थर्मोडायनामिक्स भी बताता है, परंतु मेनली कौन बताता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, जो अपने चैप्टर पढ़ लिया। यस सर। और सिमिलरली एक चैप्टर होता है सर केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर अपन रिएक्शन का रेट सीखते हैं सर, रिएक्शन का रेट निकालना सीखते हैं, यानी रिएक्शन के रेट के बारे में कौन सा चैप्टर बताएगा सर? केमिकल काइनेटिक्स। यस सर। फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में सर थर्मोडायनामिक्स। यस सर। तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, चैप्टर शुरू होने से पहले ये बातें अगर मुझे पता है तो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, थर्मोडायनामिक्स ये अपना प्रॉपर वन शॉट वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर तुम देखोगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पकड़, कोई सा भी चैप्टर पकड़ ले फिजिकल केमिस्ट्री का, इसका अगर मैं प्रॉपर वन शॉट वीडियो बनाऊं तो वो 6 से 7 घंटे का बनेगा। ये रिवीजन सीरीज चल रही है भाई, ये रिवीजन सीरीज चल रही है। अगर तूने साल भर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर तेरे को बहुत फायदा मिलने वाला है रिवीजन करने में। यस सर। ठीक है, और बाकी अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आप चाहते हो कि नीट में जो क्वेश्चन आने वाला है वो मेरा भी सही हो जाए यार, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तूने ये अच्छे से पढ़ लिया, 1 से 1.5 घंटे का खेल चलेगा, उसके बाद जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो भी तूने कर लिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। यस सर। तो तेरे को फायदा मिलेगा। यस सर। परंतु मेनली आपकी रिवीजन सीरीज है, ये प्रॉपर वन शॉट वीडियो नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर वन शॉट वीडियो नहीं है। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है सर? थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो, यानी हीट के फ्लो के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने और आपको समझ में भी आ जाए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। अब देख सिस्टम क्या हुआ सर? सिस्टम यूनिवर्स का ऐसा पार्ट है
जिसको मैंने सेलेक्ट किया, यानी जिसको मैंने सेलेक्ट किया फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, मैंने बोला सर मैं इसी के ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी करूंगा, तो वो मेरा सिस्टम है, वो मेरा सिस्टम है। यानी यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसके ऊपर मैंने सोच लिया कि भाई इसी के ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, उसी को मैंने क्या बोल दिया सर, सिस्टम बोल दिया। वही बात यहाँ पर लिख दी मैंने, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसे मैंने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेलेक्ट किया, उसी को मैंने सिस्टम बोल दिया। यस सर। और आज के बाद ध्यान रखना, जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो आइडियल गैस होता है सर। हमारे कोर्स में जो सिस्टम है वो कौन सा है सर, आइडियल गैस। कौन सा सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। बस ध्यान रखना आइडियल गैस है यार, आइडियल गैस है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब यहाँ पर आइडियल गैस के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में। यस सर, हमारा सिस्टम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, आइडियल गैस। यस सर, फिलहाल बस इतना ध्यान रखना यार, ठीक है। अगर आप बीटेक करते ना, बीटेक जेईई मेंस निकाल के आप बीटेक जब करते, तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होता है भाई, चैप्टर नहीं होता, पूरा सब्जेक्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है। यस सर, तो मान लो ये अपना थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, तो हमको जो पढ़ना है हमारे जो कोर्स में वो बस इतना सा पार्ट है भाई, इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट है। तो जो हमारे कोर्स में हम तो वही पढ़ेंगे, हमको पूरा पीएचडी थोड़ी करनी है यार, हमको बीटेक थोड़ी करनी है। यस सर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि नीट में आने वाला थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन मेरा भी सही हो जाए। यस सर, ठीक है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करूंगा, जो मैंने थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने क्या बोल दिया सर, सिस्टम बोल दिया। हमारे कोर्स में सिस्टम कौन सा सर, आइडियल गैस, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग। अब ध्यान से देख, मान ले ये आपका यूनिवर्स है सर, ये आपका यूनिवर्स है, ये आपका यूनिवर्स है, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर मैंने सोचा ये जो डब्बा रखा हुआ है ना, इसके ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टडी करूंगा, यानी ये मेरा क्या सर, सिस्टम है। और सिस्टम के अलावा जो भी चीज दिख रही है तेरे को, सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में जो भी चीज दिख रही है, उसको मैं बोलता हूं सर सराउंडिंग, उसको मैं बोलता हूं सर सराउंडिंग। यानी अगर यूनिवर्स को मैं पकड़ूं तो यूनिवर्स में दो चीज आती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स का वो हिस्सा, सिस्टम को हटा के जो भी हिस्सा यूनिवर्स का बचा, उसको मैं क्या बोल रहा हूं सर, सराउंडिंग बोल रहा हूं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं सर, सराउंडिंग बोल रहा हूं। यस सर, तो यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यस सर, सराउंडिंग क्या होती है, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग। यस सर, तो सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया, यूनिवर्स समझ में आ गया। यस सर, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यस सर, ये डायग्राम तेरे को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है सर बाउंड्री, अब बात आती है सर बाउंड्री। अब ध्यान से देख, मान लो ये अपना सिस्टम और ये अपना सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग को आज के बाद याद रखना कौन सेपरेट करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला बाउंड्री, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला बाउंड्री। यस सर, ठीक है, वही बात मैंने यहां पर लिख दी, ध्यान से देख, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला कौन सर, बाउंड्री। यस सर, मेरे भाई मान ले ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, बीच में कोई आया जिसने सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर दिया, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं सर, बाउंड्री बोल रहा हूं, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं सर, बाउंड्री बोल रहा हूं। ये बाउंड्री ही होती है जहां से मैटर का एक्सचेंज होता है, जहां से एनर्जी का एक्सचेंज होता है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो मैटर का एक्सचेंज होगा, जो एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है सर, वो बाउंड्री के थ्रू ही होता है क्या। यस सर, ठीक है, वही बात यहां पर लिखी हुई है, मैटर का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज सर सब बाउंड्री के थ्रू ही होता है, सब बाउंड्री के माध्यम से ही होता है। यस सर, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जो मैटर का एक्सचेंज होगा, वो किसके थ्रू होगा सर, बाउंड्री के थ्रू होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। सर जो मेरी बाउंड्री है ना, वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, वो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। यस सर, कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या होता है मेरे भाई, कब कंडक्टिंग बोलूंगा, कब नॉन कंडक्टिंग बोलूंगा, तो ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज, अगर मेरे भाई सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो मैं बोलूंगा बाउंड्री कंडक्टिंग है, अगर नहीं हो रहा मैं बोलूंगा बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग है। यस सर, यानी मुझे पता लग गया कब मैं बाउंड्री को कंडक्टिंग बोलूंगा, कब मैं बाउंड्री को नॉन कंडक्टिंग बोलूंगा। यस सर, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो गया यानी बाउंड्री कंडक्टिंग है, और अगर नहीं हुआ यानी बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग है। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। रिजिड और फ्लेक्सिबल, मेरे भाई जैसे कंटेनर की बाउंड्री होती है वो रिजिड होती है यार, रिजिड होती है, परंतु जो बैलून, गुब्बारे की जो बाउंड्री होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। यस सर, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। जो अपनी बाउंड्री होती है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अगर मुझे नंगी आंखों से बाउंड्री दिख गई, मैंने बोला सर रियल बाउंड्री है। अगर मुझे मेरी नंगी आंखों से बाउंड्री नहीं दिखी, मैंने बोला सर इमेजिनरी बाउंड्री है। यस सर, यानी बाउंड्री कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। यस सर, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है भाई। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देखना सर, एनर्जी को एक्सचेंज कराने के दो तरीके हैं भाई, एनर्जी को एक्सचेंज कराने के आज के बाद दो तरीके हैं, हीट एंड वर्क। एनर्जी को एक्सचेंज कराना है तो एनर्जी को एक्सचेंज कराने के आज के बाद ध्यान रखना दो तरीके होते हैं, हीट एंड वर्क। यस सर, हीट को अपन स्मॉल क्यू से शो करते हैं, वर्क को अपन डब्ल्यू से शो करते हैं। यस सर, हीट और वर्क कुछ नहीं होते भाई, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी को एक्सचेंज कराने के आज के बाद दो तरीके, बस सिंपल सरल भाषा में याद रख, आज के बाद एनर्जी को एक्सचेंज कराना है, मेरे पास दो तरीके हैं, हीट वर्क, हीट वर्क। यस सर, ठीक है, अब कॉमन सेंस से सोच यार, कॉमन सेंस से सोच। मैंने अगर बोला कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मैंने बोला सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सर, ठीक है,
तो कॉमन सेंस की बात है, एनर्जी को एक्सचेंज कराने के दो तरीके थे, हीट एंड वर्क। यानी सर हीट से भी हो रहा है, यानी हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है, वर्क का एक्सचेंज भी हो रहा है। कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। और खुद से सोच यार, खुद से सोच, अगर हीट का एक्सचेंज होगा ना, मैं बोलूंगा सर बाउंड्री कंडक्टिंग है। अगर मतलब हीट का एक्सचेंज हुआ तो मैं बोलूंगा बाउंड्री कंडक्टिंग है, यस सर। और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, मैं बोलूंगा सर बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, यस सर। अगर वर्क का एक्सचेंज हो गया, यानी जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो वर्क के थ्रू हो रहा है, ठीक है, यानी वर्क का अगर एक्सचेंज हो गया, मैं बोलूंगा सर बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यस सर। जो वर्क होता है ना वो चेंज इन वॉल्यूम का फंक्शन होता है, यानी अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क भी होगा, वर्क भी होगा, यस सर। और वॉल्यूम में चेंज कॉमन सेंस से सोचा यार, वॉल्यूम में चेंज कब आएगा, या तो कंप्रेशन में या फिर एक्सपेंशन में, यस सर। यानी जब बाउंड्री फ्लेक्सिबल होगी तभी तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, तभी तो वर्क डन होगा, यस सर, ठीक है। यानी अगर वर्क से एनर्जी का एक्सचेंज हुआ तो बाउंड्री को बोलूंगा फ्लेक्सिबल, यानी अगर वर्क से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता तो बाउंड्री को क्या मैं रिजिड बोलता, यस सर। यानी बाउंड्री को कब कंडक्टिंग बोलना है, कब रिजिड बोलना है, कब नॉन कंडक्टिंग बोलना है, कब फ्लेक्सिबल बोलना है, ये बात तेरे को समझ में आ गई, ये बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैंने बोला सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और एनर्जी का एक्सचेंज कराने के दो तरीके हीट एंड वर्क, यानी हीट से भी नहीं हो रहा और वर्क से भी नहीं हो रहा, यस सर। यानी बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग, बाउंड्री रिजिड, यस सर। ये सारी बातें अपन बोलना सीख गए, ये सारी बातें अपन बोलना सीख गए, यस सर, ठीक है। तो ये बात हो गई सर एनर्जी की। अगली बात आती है सर मैटर की, अगली बात आती है सर मैटर की, यस सर। अगर मैटर का एक्सचेंज हो गया, मैं बोलूंगा सर बाउंड्री सील्ड नहीं थी, बाउंड्री नॉट सील्ड। अगर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाया, मैं बोलूंगा सर बाउंड्री इज सील्ड, यानी बाउंड्री सील्ड थी, यस सर। यानी अपने को कब क्या बोलना है, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, यस सर। अगर हीट का एक्सचेंज होगा बाउंड्री कंडक्टिंग, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग। वर्क का एक्सचेंज होगा बाउंड्री फ्लेक्सिबल, वर्क का एक्सचेंज नहीं होगा बाउंड्री रिजिड। मैटर का एक्सचेंज होगा बाउंड्री नॉट सील्ड, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बाउंड्री सील्ड, यस सर। ये बातें अपने को पता लग गई, यस सर, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ सिस्टम, आज के बाद सिस्टम एनसीईआरटी के मुताबिक 4 टाइप के, और आज के बाद सिस्टम एनसीईआरटी के मुताबिक 4 टाइप के। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम। वापस बोल, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम। ज्यादातर लोग कोचिंग में ये वाला नहीं पढ़ाते, ये वाला सिस्टम नहीं पढ़ाते, परंतु ये एनसीईआरटी में दे रखा है सर, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर एडियाबेटिक सिस्टम को भी इंक्लूड कर लिया, यस सर। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर मैंने लिख दिया एनर्जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया सर मैटर, यहाँ पर मैंने टिक मार दिया, इसका मतलब है एनर्जी का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर मैंने टिक मार दिया, इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज होगा, यस सर। और एनर्जी का एक्सचेंज कराने के दो तरीके, हीट एंड वर्क। यहाँ पर मैंने बोल दिया एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी हीट से भी होगा, यानी वर्क से भी होगा। और हीट से होगा यानी मैं बोल सकता हूँ बाउंड्री यहाँ पर कौन सी सर, कंडक्टिंग। वर्क से होगा यानी मैं बोल सकता हूँ बाउंड्री यहाँ पर कैसी सर, फ्लेक्सिबल, यस सर। यानी मैं क्या बोलूंगा वो मुझे बोलना आ चुका है, मैंने सीख लिया है, यस सर, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, यस सर। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है, मैटर का एक्सचेंज भी होता है, यस सर, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम की बात करूं सर, यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है परंतु मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, ना तो यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज और ना ही यहां पर मैटर का एक्सचेंज, यस सर। अब देख, जैसे मैंने बोला सर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, यानी सर हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, यस सर, वर्क का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा, यस सर। परंतु एडियाबेटिक सिस्टम में थोड़ा सा अलग होता है, यहां पर देख हीट का एक्सचेंज तो नहीं होता परंतु वर्क का एक्सचेंज हो जाता है सर, वर्क का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। मैटर का एक्सचेंज यहां पर भी नहीं होता, इसको अपन बोलते हैं सर एडियाबेटिक सिस्टम, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। और बोलना तेरे को आता है, बोलना तेरे को आता है, बाउंड्री कौन सी वो बोलना तेरे को आता है, यस सर। जैसे मैं बोलूं सर क्लोज्ड सिस्टम के लिए बता बाउंड्री कैसी, तो मैंने बोला सर यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, यानी सर हीट से भी हो रहा है, वर्क से भी हो रहा है। हीट से बाउंड्री का एक्सचेंज होना यानी हीट का एक्सचेंज होना, बाउंड्री कैसी सर, कंडक्टिंग, यस सर। तो बाउंड्री मैंने बोल दिया कंडक्टिंग। अब देख, वर्क से भी हो रहा है, मैंने बोल दिया बाउंड्री फ्लेक्सिबल। सर मैटर से नहीं हो रहा, यानी बाउंड्री कैसी, सील्ड, यस सर। बाउंड्री सील्ड होगी तभी तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये सारी बातें अपन बोलना सीख चुके हैं, तो ऐसी बातें तू इसके लिए भी बोल सकता है, इसके लिए भी बोल सकता है, इसके लिए भी बोल सकता है, यस सर। मैं तेरे को वापस हर किसी के लिए बोल के सिखा दूं तो यहाँ पर फालतू का टाइम जाया हो जाएगा, फालतू का टाइम जाया हो जाएगा, यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने 4 टाइप के सिस्टम पढ़ लिए, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम, यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के अपने को एग्जांपल पता होने चाहिए। तो जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जितने भी लिविंग सिस्टम हो गए ना भाई, जितने भी लिविंग सिस्टम हो गए, वहां पर ओपन सिस्टम, वो सब किसके एग्जांपल होते हैं सर, ओपन सिस्टम के, यस सर। जो अपना क्लासरूम होता है वो भी किसका सर, ओपन सिस्टम का, यस सर। वाटर इन ओपन वेसल, ओपन वेसल में जो वाटर होता है
वो किसका एग्जांपल सर? ओपन सिस्टम का। यस सर। अर्थ भी किसका एग्जांपल? ओपन सिस्टम का। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये तेरे को पता होने चाहिए। यस सर। बाकी ग्लोइंग बल्ब, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, वाटर क्लोज्ड वेसल में, ऑर्बिट में सैटेलाइट, ये सब आपके क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज तो नहीं होता, सॉरी यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज तो हो जाता है परंतु मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाता। अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो इसके दो एग्जांपल याद रखना, थर्मोफ्लास्क एंड यूनिवर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, थर्मस, अगर जो थर्मोफ्लास्क मेरे पास है, जो मिल्टन की बोतल मेरे पास होती है, उसमें अगर मैं ठंडा पानी रख दूंगा तो अगर मैं 5 दिन बाद देखूंगा क्या पानी फिर भी ठंडा रहेगा क्या? नहीं सर, 1 दिन तक रह सकता है, मान ले 2 दिन तक रह सकता है, परंतु 5 दिन तक थोड़ी रह सकता। यस सर। यानी ये भी आपका जो थर्मोफ्लास्क होता है ये भी आपका परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। परंतु अगर मैं पूरा यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो भी है यूनिवर्स ही है। यस सर। तो अगर मैं यूनिवर्स को ही एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं तो ये आपका परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम होगा यार, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सब उसी के अंदर होंगी क्या? यस सर। उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो यूनिवर्स को अपन परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। यूनिवर्स के अलावा कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। यस सर। तो आज के बाद परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम सिर्फ एक, यूनिवर्स। यस सर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करें अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलूंगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलूंगा। यस सर। आज के बाद सिस्टम के अमाउंट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी मैं बोलूंगा सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और सिस्टम के अमाउंट में कोई प्रॉपर्टी डिपेंड कर गई मैं बोलूंगा सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, ये बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के अमाउंट में डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के अमाउंट में डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देख, मान ले मेरे सामने नीट के एग्जाम में, नीट 2026 के एग्जाम में एक प्रॉपर्टी दे दी उन्होंने पूछा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बता दे। ठीक है, तो मेरे भाई तेरे को कुछ नहीं करना, तूने ऐसा एक बड़ा सा डब्बा बनाया। यस सर। फिर इसी में से एक छोटा सा डब्बा काट दिया, इसी में से एक छोटा सा डब्बा काट दिया, ये रहा सर वो डब्बा, ये रहा सर वो डब्बा। यस सर। यानी अगर हर टुकड़े का आंसर सेम, यानी मान ले यहाँ पर जो आंसर रहा होगा और इस टुकड़े का भी सेम टू सेम वही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया। चेक करना है तेरे को, चेक करना है तेरे को, जो बड़े डब्बे का आंसर था क्या जो छोटा टुकड़ा मैंने उसमें से निकाला उसका आंसर भी वही है। अगर तेरा आंसर आया यस, अगर तेरा आंसर आया यस तो तूने बोला प्रॉपर्टी कैसी इंटेंसिव, अगर तेरा आंसर आया नो तूने बोला सर प्रॉपर्टी कैसी एक्सटेंसिव। यस सर। बात समझ में आ रही है। एक बड़ा डब्बा है, उसमें से तूने एक छोटा सा पीस निकाला। यस सर। बड़े डब्बे में कोई एक तूने प्रॉपर्टी रखी, उसकी कुछ वैल्यू थी, और छोटे डब्बे में तूने चेक करी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही आ रही है और तेरा आंसर आ गया यस सर उतनी आ रही है, तो तूने बोला प्रॉपर्टी कैसी सर इंटेंसिव। अदरवाइज अगर आंसर तेरा अलग आ गया, जो छोटा टुकड़ा था छोटे टुकड़े में आंसर अलग आ गया, तो तूने बोला प्रॉपर्टी कैसी एक्सटेंसिव। यस सर। तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। यस सर। पीएच, ये सब किसके एग्जांपल हो गए सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो गए। खुद से सोच यार, खुद से सोच, ये अपने को याद थोड़ी करने। मान ले अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी लिख दूं, यस सर, और डेंसिटी मान ले इसका 1 है, तो कॉमन सेंस की बात है अगर मैं इसका छोटा सा पीस काट के अलग कर दूं तो यहाँ पर भी तो डेंसिटी 1 ही होगी यार। डेंसिटी चेंज थोड़ी हो जाएगी यार, डेंसिटी चेंज थोड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मान ले यहाँ पर मैंने बहुत सारा पानी भरा हुआ है और पानी में मैंने रंग डाल दिया। यस सर। रंग डाल दिया, लाल रंग डाल दिया, लाल। अब मैंने इतना सा पीस काटा, उसको मैंने अलग रख दिया, तो यहाँ पर क्या हरा थोड़ी हो जाएगा भाई, ये भी तो लाल ही होगा। यस सर। यानी कलर भी कैसी प्रॉपर्टी सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है। पीएच को पकड़ ले, मान ले यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच मान ले 7, 6 है। अगर तूने यहाँ पर एक डब्बा काट दिया तो यहाँ पर मेरे भाई जो सॉल्यूशन वही तो होगा, उसका पीएच 6 ही तो होगा, यानी पीएच की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस सर। यानी आज के बाद तेरे को रटना नहीं है कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तेरे को बस खेलना आना चाहिए। यस सर। ठीक है। सिमिलरली मान ले ये कमरा है यार, ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, यहाँ पर मान ले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तूने बोला कमरे के इस वाले हिस्से में कितना टेम्परेचर, तो मेरे भाई टेम्परेचर आधा थोड़ी हो जाएगा यार, टेम्परेचर तो यहाँ पर भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा। यस सर। यानी ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यस सर। अब इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करना है भाई, वहां पर तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे भाई, इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यस सर। एक बार क्वेश्चन आ गया था कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि नॉर्मेलिटी, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, आंसर आ गया सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि अगर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो मेरा आंसर मैं कैसे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बात तेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, जैसे मैंने बोला यहाँ पर बड़े डब्बे में 10 मोल, तो मेरे भाई अगर तू यहाँ पर एक पीस काट देगा, एक छोटा टुकड़ा काट देगा, तो यहाँ पर भी 10 मोल होंगे क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो मोल कम हो जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। यानी ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यस सर। ठीक है, तो मोल कैसी प्रॉपर्टी सर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मान ले इसका कुछ वॉल्यूम है और अगर मैं इस छोटे से पीस को काट दूं तो क्या यहाँ पर भी वही वॉल्यूम होगा? नहीं सर, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी वॉल्यूम कैसा?
सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी सर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर मैं तेरे को 4 टिप्स देने वाला हूँ, 4 टिप्स देने वाला हूँ। यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, कहीं पर तुझे स्पेसिफिक दिख जाए, कहीं पर तुझे पर दिख जाए, कहीं पर तुझे मोलर दिख जाए तो चिल्ला जाना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आज के बाद स्पेसिफिक दिख जाए, पर दिख जाए, मोलर दिख जाए तो वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यस सर, ये आपकी टिप 1। अगला टिप देख, थर्मो में अपन 4 चीज पढ़ेंगे, थर्मो में अपन 4 चीज पढ़ेंगे, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। यस सर, थर्मोडायनामिक्स में अपन 4 चीज पढ़ेंगे, इंथैल्पी जिसको अपन H से शो करते हैं, इंटरनल एनर्जी जिसको अपन कैपिटल E या फिर कैपिटल U से शो करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको अपन कैपिटल G से शो करते हैं, इंट्रोपी जिसको अपन कैपिटल S से शो करते हैं। आज के बाद थर्मोडायनामिक्स में अपन ये 4 चीजें ही पढ़ने वाले हैं, आगे आपको पता लग जाएगा। यस सर। तो आज के बाद ये सब की सब आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब की सब आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मेरे भाई खुद से सोच यार, जो चीज अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दे रखी है, जो चैप्टर में दे रखी है थर्मोडायनामिक्स में, वहीं से तो क्वेश्चन आएगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इतना बता दे। यस सर। तो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 4 चीजें, वो चारों ही चीजें आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात खत्म। तो ये आपका टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 देख, मैंने आपको एक बात बोली थी, एनर्जी को एक्सचेंज कराने के 2 तरीके, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। तो आज के बाद दोनों के दोनों एक्सटेंसिव। यस सर, क्योंकि जो एनर्जी था ये सब आपकी एनर्जी के तो एनर्जी तो है आपकी, ये सब आपकी एनर्जी ही तो है। यस सर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब आपकी एनर्जी ही तो है। यस सर। तो एनर्जी को एक्सचेंज कराने के जो फॉर्म्स होंगे वो भी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एनर्जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। यस सर, ठीक है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। अब कभी उन्होंने बोला प्रेशर बता, प्रेशर। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, प्रेशर इंटेंसिव बोलूं या एक्सटेंसिव बोलूं? तो तुझे कुछ नहीं करना, प्रेशर का फॉर्मूला पता है क्या? यस सर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस सर। मान ले मेरे पास इतना बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा डब्बा है। यस सर, इसको डब्बे को अगर मुझे खिसकाना है तो मान ले फोर्स तेरे को 100 न्यूटन लगानी पड़ रही है। यस सर। अगर मैंने यहाँ से छोटा सा डब्बा काट के अलग कर दिया तो इसको भी खिसकाने के लिए क्या 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी? नहीं सर। यानी फोर्स कैसी प्रॉपर्टी, फोर्स कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? सर एक्सटेंसिव। सिमिलरली एरिया, सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी जो प्रेशर होगा वो इंटेंसिव होगा सर, प्रेशर होगा वो इंटेंसिव होगा सर। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, बात तेरे को समझ में आ गई। और ये हमेशा वैलिड होता है, ये हमेशा वैलिड होता है। तो यहां पर मैंने तेरे को 4 टिप दे दी, एक एक्स्ट्रा टिप ले ले, एक एक्स्ट्रा टिप ले ले। यस सर। अब ध्यान से देख यार, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना वो एडिटिव नहीं होती नेचर में, नेचर में एडिटिव नहीं होती, परंतु जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव होती है सर, एडिटिव। जैसे कि देख, जैसे वॉल्यूम है सर, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये एडिटिव होगी। यस सर। मान ले ये एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये दूसरी बाल्टी सेम साइज की, इसमें भी उतना ही पानी रखा हुआ है। मान ले इसमें 1 लीटर पानी रखा हुआ था, इसमें भी 1 लीटर पानी रखा हुआ था। यस सर। मेरे भाई, तो जब तू इनको जोड़ेगा, मान ले इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा क्या? यस सर। पानी डबल हो जाएगा क्या? यस सर। कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। यानी यहाँ पर अपन ने ऐड कर दिया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया सर? 2V हो गया, यानी वॉल्यूम को मैंने ऐड कर दिया सर। वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, यानी मैंने आज के बाद डबल स्टार करके एक बात लिख दी अपनी कॉपी में कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको मैं ऐड कर सकता हूँ, वो एडिटिव होती हैं सर। उनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। यस सर, ठीक है, यानी वो एडिटिव इन नेचर होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर में एडिटिव, परंतु जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नहीं होती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि ले ले टेम्परेचर, टेम्परेचर मान ले ये अपना एक कमरा, ये अपना दूसरा कमरा, दोनों कमरे बराबर साइज के। यस सर। यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने दोनों कमरों को जोड़ दिया, दोनों कमरों को जोड़ दिया तो मेरे भाई टेम्परेचर तेरा डबल थोड़ी हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस थोड़ी हो जाएगा। यस सर। यानी यहाँ पर क्या वैल्यूज ऐड हुई? नहीं सर। यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एडिटिव होती है क्या? यस सर। तो आज के बाद ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। यस सर, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। यस सर। तो मैंने तेरे को एक बात बोली थी, हमको चैप्टर में 4 चीजें पढ़नी है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। यस सर। वो 4 मैंने यहां पर लिख दिए और 3 मेरी तरफ से याद कर ले, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आज के बाद ये सारे आपके स्टेट फंक्शन और यही अपने कोर्स में है। आज के बाद ये सारे आपके स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन कौन? मेरे भाई हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क ये आपके क्या होता है? पाथ फंक्शन होते हैं, हीट एंड वर्क। ये 2 पाथ फंक्शन ही हमारे कोर्स में है, हमारे कोर्स में ये 2 पाथ फंक्शन ही है, हीट एंड वर्क। यस सर। अब पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। पाथ फंक्शन मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करें एंड पाथ में भी डिपेंड करें। यानी पाथ फंक्शन मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड करें और जो पाथ है उस पर भी डिपेंड करें। यस सर। जो दोनों पे डिपेंड करते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। और हमारे कोर्स में सिर्फ 2 पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क। यस सर। परंतु जो स्टेट फंक्शन होते हैं ना
वो पाथ में डिपेंड नहीं करते, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे ही डिपेंड करते हैं। यस सर, वही बात मैंने यहाँ पर लिख ली, इसको पढ़ लेना। वही बात मैंने यहाँ पर लिख ली, इसको पढ़ लेना। यस सर, हमारे कोर्स में जो वर्क है ना, उसको बोलते हैं अपन पीवी वर्क। एक होता है अपना पीवी वर्क, एक होता है अपना नॉन पीवी वर्क। हमारे कोर्स में कौन सा वर्क सर? पीवी वर्क। पीवी वर्क का दूसरा नाम मैकेनिकल वर्क। यस सर, और नॉन पीवी वर्क का अगला नाम इलेक्ट्रिकल वर्क। वो हमारे कोर्स में नहीं है, उसको साइड हटा दे, उसको फेंक दे। यस सर, ठीक है। यहाँ पर अपने को पीएचडी थोड़ी करनी। अब तुम ये थोड़ी सोच सकते कि 1 से 1.5 घंटे में मैं 200 क्वेश्चन भी करा दूं, यहाँ पर पीएचडी भी करा दूं। यस सर, यहाँ पर जितना जरूरी है, जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में हर साल आता है, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वही तो पढ़ा रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अपन ये रिवीजन कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, हमारे कोर्स में कौन सा वर्क सर? पीवी वर्क, यानी मैकेनिकल वर्क हमारे कोर्स में सर, मैकेनिकल वर्क हमारे कोर्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना सर। जो हीट एंड वर्क है, ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? सर ये तो पाथ फंक्शन है, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम में तो डिपेंड करेंगे ही सही, साथ ही साथ ये पाथ में भी डिपेंड करेंगे। परंतु यहाँ पर आगे अपन पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाएंगी, आगे हमको देखने को मिलेगा कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो हीट एंड वर्क है ना, ये है तो पाथ फंक्शन, परंतु ये फिर स्टेट फंक्शन बन जाते हैं, यानी ये पाथ में डिपेंड नहीं करते। अंडर स्पेशल कंडीशंस हीट एंड वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन, यानी पाथ इंडिपेंडेंट। यस सर, आगे अपने को पढ़ने को मिलेगा, यस सर। अब आपको लग रहा होगा कि ये सर सिस्टम की स्टेट आप बार बार बोल रहे हो, बार बार आप एक शब्द बोल रहे हो, स्टेट ऑफ सिस्टम। सर सिस्टम की स्टेट का मतलब क्या होता है वो तो बताओ, सिस्टम की स्टेट का मतलब क्या होता है वो तो बताओ। यस सर, मेरे भाई ध्यान से देखना, मान ले तू सिस्टम है यार, ये तू है, तू सिस्टम है। यस सर, तो सिस्टम के कुछ स्टेट वेरिएबल होते हैं, तो हमको बस 4 याद रखने हैं: मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। यस सर, ये आपके सिस्टम के स्टेट वेरिएबल है। यस सर, मान ले तू सिस्टम है तो तेरे पास 4 स्टेट वेरिएबल प्रेजेंट है: मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। और ये स्टेट वेरिएबल ही होते हैं जो सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। यस सर, अगर इनमें से एक की भी वैल्यू चेंज, मान ले 3 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, 1 की भी वैल्यू चेंज हो गई, तो मैं बोल दूंगा सिस्टम की स्टेट चेंज हो चुकी है, यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। अगर इन चारों में से एक भी बदला तो मैंने बोल दिया सिस्टम की स्टेट बदल गई, सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, सिस्टम की स्टेट का मतलब क्या होता है। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रोसेस क्या होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सर प्रोसेस होता क्या है, मुझे एक बात पता लग गई, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस तो होती हैं, परंतु प्रोसेस का मतलब क्या है सर वो तो बताओ। कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान भाषा में समझ। सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। मान लो ये अपना सिस्टम है, इसके यहाँ पर कुछ स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज होगी, ठीक है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू चेंज हो गई, यानी सिस्टम की दूसरी स्टेट आ गई, तो ये आपकी स्टेट नंबर 1, ये आपकी स्टेट नंबर 2। यस सर, तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। यस सर, ये जो बीच का रास्ता है ना, इसी को मैंने बोल दिया प्रोसेस। यस सर, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत है कैसे में? नहीं सर, यानी सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। आज के बाद मैंने इसको बोल दिया प्रोसेस, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अलग अलग टाइप की होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो अपने केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो हमारे कोर्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो कौन सी है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। यस सर, तो पहली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अपन कौन सी पढ़ रहे हैं सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी सर? आइसोथर्मल प्रोसेस। यस सर, अब ध्यान से देखना यार, आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी सर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो गई, परंतु टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर नहीं बदला। यस सर, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी सिस्टम की स्टेट तो चेंज हो गई, परंतु यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। यस सर, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया सर आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है वो तेरे को बात समझ में आ चुकी है। यस सर, आइसोथर्मल प्रोसेस तेरे को समझ में बात आ चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने वही बात लिख दी, टेम्परेचर यहां पर क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। मेरे भाई खुद से सोच, मान ले टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेल्सियस, बाद में भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूंगा ये टेम्परेचर इनिशियल है, यानी ये T1 है, ये T2 है। T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। तो अगर मुझे डेल्टा T निकालना है, डेल्टा T में कैसे निकालूंगा सर? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सर फाइनल टेम्परेचर भी 25 था, इनिशियल भी 25 था। यस सर, तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ गई सर? 0 आ गई। यस सर, यानी अगर कुछ कांस्टेंट रहता है ना, तो उसका जो डेल्टा T होता है वो 0 आता है। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब आगे अपन बार मैं ये बातें नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टाइम अपने पास क्या है सर? कम है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात, डेल्टा T की वैल्यू क्या? 0। अब मुझे एक बात पता है यार, हमको एक बात पता है, हमारे कोर्स में कौन सा सिस्टम सर? आइडियल गैस। यस सर, तो यहाँ पर गैस इक्वेशन तुम्हें पता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। यस सर, मेरे भाई खुद से सोच, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट,
गैस कांस्टेंट तो हमेशा होता है, और टेम्परेचर यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने कांस्टेंट कर दिया, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया क्या? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया क्या? क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2? बिल्कुल सिंपल खेल, यस सर, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। यानी कोई भी चीज अपने को रटनी नहीं है, सारी बातें अपन यहाँ पर याद कर, सॉरी, सारी बातें यहाँ पर अपन समझ सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में आज के बाद आइडियल गैस दिख जाए, क्या दिख जाए? आइडियल गैस दिख जाए। सर आइडियल गैस हमको कैसे पता लगेगा आइडियल गैस है? मेरे भाई वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि गैस आइडियल गैस है, यस सर। और अगर उसने नहीं बोला तो ध्यान रखना, जनरली जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती हैं जैसे कि H2, O2, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आपकी क्या होती है सर? आइडियल गैस होती है। ये सब आपकी क्या होती है सर? आइडियल गैस होती है, यस सर। तो अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस दे दिया और साथ ही साथ आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल दिया, यस सर। अगर उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि आइडियल गैस है सर, और कौन सी प्रोसेस चल रही है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस चल रही है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब खुद से बोल सर, सिस्टम का चेंज होना, उसी को प्रोसेस बोलते हैं। सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो जा रहा है, परंतु यहाँ पर टेम्परेचर क्या सर? कांस्टेंट, यस सर। इसी को तो बोलते हैं अपन आइसोथर्मल प्रोसेस, यस सर। परंतु अगर आज के बाद ध्यान रखना, क्वेश्चन में आइडियल गैस भी दिया हो, आइसोथर्मल प्रोसेस भी दिया हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना यार, आगे अपने को और अच्छे से पता लग जाएगा, यस सर। एक होता है अपना इंटरनल एनर्जी, इसको अपन कैपिटल ई से शो करते हैं, यस सर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विद सिस्टम, यानी सिस्टम से जितनी भी एनर्जीज रिलेटेड होती है ना, एसोसिएटेड होती है ना, उनका जो सम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं सर। जनरली यहाँ पर मैं दो एनर्जीज कंसीडर करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के बाद ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यस सर, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसका फंक्शन होता है सर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यस सर। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू 0 आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने बोला अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस लिखा हो, आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा हो, सर आइडियल गैस के लिए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो मेरे भाई खुद से सोच, अगर ये वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0, यस सर। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर सर? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और फिजिक्स में तुमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 RT, F/2 RT, यस सर। F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मोनो एटॉमिक गैस है जैसे कि हीलियम हो गया, अगर डाई एटॉमिक गैस है जैसे कि O2, H2, यस सर, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 और डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5, यस सर। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस अगर होगी तो F की जगह में 3 लिख दूंगा, डाई एटॉमिक गैस होगी तो F की जगह में 5 लिख दूंगा, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस दिख जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस दिख जाए, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि आइडियल गैस लिखी हुई थी, उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू 0, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बच्चा सर? इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर F/2 RT, यस सर। अगर मोनो एटॉमिक गैस होगी तो F की वैल्यू 3, अगर डाई एटॉमिक गैस होगी तो F की वैल्यू 5। F को बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यस सर। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? F/2 RT। मोनो एटॉमिक गैस होगा तो 3/2 RT, डाई एटॉमिक गैस होगी तो 5/2 RT, यस सर। बाकी डिटेल में अपन कहाँ पढ़ते हैं सर? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जहां अपन डिटेल में पढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिजिक्स में ही तो पूछा जाएगा, यस सर। केमिस्ट्री में आने की संभावना ना के बराबर, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। अब मुझे यहाँ से एक बात पता लग गई, अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस और आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मेरा इंटरनल एनर्जी का बन गया। तो मैंने यहाँ से एक चीज देखी सर, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देख, F भी कांस्टेंट, जैसे उन्होंने बोला मोनो एटॉमिक गैस, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा तो 3/2 हो जाएगा सर। ये तो कांस्टेंट हो गया, यस सर। R तो कांस्टेंट ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा सर? टेम्परेचर बता। यानी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है सर? टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कब की बात कर रहा हूँ? ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब आइडियल गैस भी क्वेश्चन में लिखा हो, आइसोथर्मल प्रोसेस भी क्वेश्चन में लिखा हो, तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस सर। तो मेरे भाई खुद से सोच, अगर डेल्टा ई में बोल दूं तो इधर मैंने डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। अगर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस सर। वो डेल्टा टी ये अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी सर? 0। और अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 यानी डेल्टा ई की वैल्यू भी 0, यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना यार, आज के बाद ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हो तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होती है सर? 0 होती है। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 होती है, डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 होती है, यस सर, ठीक है। ये अपने को आगे समझ में आएगा, आगे पढ़ने को मिलेगा, यस सर। तो आज के बाद अपने को कुछ नहीं याद रखना, अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस दिया हो, आइसोथर्मल प्रोसेस दी हो, तो 3 चीज 0। मेरे भाई आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी तो 0 होगा ही, सही, यस सर। ये हमने देख लिया, डेल्टा ई भी 0 और डेल्टा एच भी 0। ये अपने को आगे पढ़ने को मिलेगा, आगे समझ में आएगा, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। जो अपने फेज ट्रांजिशन होते हैं ना, फेज ट्रांजिशन यानी जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं वो सबके सब आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं सर। आज के बाद ऑल फेज ट्रांजिशंस आर आइसोथर्मल प्रोसेस, यस सर। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 0, यस सर, ठीक है। यहाँ पर देख, जैसे एग्जांपल दे रखा है, आइस का मेल्ट होना, कितने टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होती है सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये आपका फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल है, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, यस सर।
अगला एग्जांपल देख, वाटर का वेपोराइजेशन, यस सर, कितने टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यस सर। मेरे भाई ये जो फेज ट्रांजिशन होते हैं ये आपके आइसोथर्मल होते हैं मेरे भाई, तो डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो होगी, परंतु डेल्टा एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी, डेल्टा ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो, डेल्टा ई की वैल्यू जीरो। ये तो मैंने तेरे को तब बोला था जब आइडियल गैस भी क्वेश्चन में लिखा हो, आइसोथर्मल प्रोसेस भी क्वेश्चन में लिखा हो, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया अपना आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको अपन मिटा देते हैं, ये बातें ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है सर, ये बातें ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, यस सर। तो अब आया अपना आइसोबैरिक प्रोसेस। बार, बार किसकी यूनिट होती है सर? बार, सर ये तो प्रेशर की यूनिट होती है, यस सर। यानी आइसो मतलब सेम और बारिक मतलब प्रेशर, यानी यहाँ पर प्रेशर क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। यानी मैं सिस्टम की स्टेट तो चेंज कर रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस अपन उसी को तो बोलते हैं, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, यस सर। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि यहाँ पर प्रेशर सेम रहना चाहिए, यस सर। तो यहाँ पर मैंने बोलते हैं प्रेशर क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी जीरो, जैसे वहां पर बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो, यहाँ पर मैंने बोल दिया आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी सर जीरो, यस सर, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी रिएक्शन होती है ना या फिर जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब के सब ओपन वेसल में होती हैं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रोसेस ओपन वेसल में हो रही है, रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही है, यानी वहां पर कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर? आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यानी जो आइसोबैरिक प्रोसेस होती हैं ये ओपन वेसल में होती हैं सर, ओपन वेसल में, यस सर। और मेरे भाई खुद से सोच यार, खुद से सोच, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो और हमको एक बात पता लग गई कि ज्यादातर जो रिएक्शन होती हैं, प्रोसेस होती हैं, वो ओपन वेसल में ही होती हैं, यस सर। तो मैंने ये एज्यूम करना है कि जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक प्रोसेस ही है। यानी अगर क्वेश्चन में प्रोसेस के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सी प्रोसेस है, तो हमको वहां पर कौन सी प्रोसेस कंसीडर करनी है? आइसोबैरिक प्रोसेस। हमको मान के चलना है कि प्रोसेस रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर प्रोसेस कौन सी है सर? आइसोबैरिक प्रोसेस है, अगर क्वेश्चन में प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा तो, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई सर आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। खुद से सोच, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू सर जीरो, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, यस सर। हमारे कोर्स में एक वर्क होता है पीवी वर्क। कौन सा वर्क सर? पीवी वर्क। तो पीवी वर्क इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा वी, यस सर। जो अपना पीवी वर्क होता है ना वो किसका फंक्शन होता है सर? डेल्टा वी का फंक्शन। यानी वॉल्यूम में अगर चेंज आएगा तो पीवी वर्क की कुछ वैल्यू आएगी, यस सर। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो पीवी वर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मेरे भाई हम कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, और डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो गई तो पीवी वर्क भी तो जीरो हो जाएगा, यस सर, क्योंकि पीवी वर्क इज द फंक्शन ऑफ डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, यस सर। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, पीवी वर्क की वैल्यू आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो, यस सर। यानी वर्क से एक्सचेंज नहीं हो रहा मेरे भाई। अगर वर्क से एक्सचेंज नहीं होगा तो मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बोलना सिखाया था, बाउंड्री में कमेंट करना सिखाया था, कैसे मैं बोलूंगा, यस सर। तो अगर वर्क के माध्यम से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा यानी बाउंड्री कैसी सर? रिजिड, यस सर। ये बातें अपन ने ऑलरेडी सीखी हुई है, यस सर। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में बाउंड्री कैसी होती है सर? रिजिड होती है, यस सर, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। क्लोज्ड वेसल में जितनी भी रिएक्शन हो रही है सब आइसोकोरिक प्रोसेस में हो रही है, यस सर। जो अपना बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये कुछ नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर होता है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, यस सर, क्योंकि ये आपका क्लोज्ड कंटेनर होता है। अगर मान ले, खुद से सोच, कंटेनर क्लोज्ड है यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, यस सर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, यस सर। यानी ये भी आपकी किसका एग्जांपल सर? आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल, यस सर। आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस आ गई अगली, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, यस सर। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है सर? हीट का एक्सचेंज नहीं होता। हीट को अपन कैसे शो करते हैं? स्मॉल क्यू से, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा सर। यहाँ पर क्यू की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी सर? जीरो लिख दी। हीट का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, जैसे अपन आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे थे ना, तो वहां पर मैंने बोला पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर। और एडियाबेटिक प्रोसेस में बोलता हूँ पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एक बात मजे की बताऊं, यहां से क्वेश्चन तेरा थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आने वाला, केमिस्ट्री में नहीं आने वाला मेरे भाई। ये डिटेल में अपन कहाँ पढ़ते हैं? ये डिटेल में अपन कहाँ पढ़ते हैं सर? फिजिक्स में। तो यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो कहां से आएगा? फिजिक्स से आएगा भाई, फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता। मैंने बोल दिया सर पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सर गामा का मतलब, गामा को अपन बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, ये होता है अपना सीपी अपॉन सीवी। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस सर। और मजे की बात बताऊं, सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ी होती है। यानी अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, यानी गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होने वाली है क्या? यस सर। यानी जो पॉइजन्स रेशियो गामा होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। कोई बोले क्यों, तो बोल देना सीपी इज ग्रेटर देन सीसी। और मजे की बात यह है कि फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती भाई, यस सर, ठीक है। हमारे कोर्स में केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में जनरली क्या है सर? आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, यस सर। जैसे वहां पर मैंने बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, फिर मैंने बोला सर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यस सर। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बोला पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं बोलूंगा P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, यस सर। गामा का मतलब पॉइजन्स रेशियो। गामा क्या होता है सर? CP अपॉन CV होता है। CP की वैल्यू हमेशा CV से ज्यादा होती है, तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी क्या? यस सर।
अब मेरे भाई खुद से सोच, यहाँ पर खोपड़ी में गामा भी चढ़ गया और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अगर मैं खुद से सोच यार, कॉमन सेंस लगा, अगर मैं पीवी ग्राफ बनाऊं, वाई एक्सिस में मैंने प्रेशर लिख दिया, एक्स एक्सिस में मैंने वॉल्यूम लिख दिया, यस सर, ठीक है। तो मान ले यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए, यस सर। इनमें से एक आइसोथर्मल का है और एक कर्व एडियाबेटिक का है सर, एक कर्व आइसोथर्मल का है, एक कर्व एडियाबेटिक का है सर। तो मेरे भाई खुद से सोच यार, आइसोथर्मल में पीवी था और एडियाबेटिक में पीवी गामा था, यानी सर स्लोप ज्यादा किसका? गामा की वैल्यू हमेशा 1 से जाती है, यस सर, यानी स्लोप ज्यादा किसका? सर एडियाबेटिक प्रोसेस का, यस सर। सर स्लोप का पता कैसे लगेगा? कुछ नहीं करना भाई, बचपन में फिसलन पट्टी में बैठे हो क्या? यस सर। अगर स्लोप ज्यादा होगा फिसलन पट्टी का तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओगे, यस सर। अगर स्लोप कम होगा तो तुम हल्के हल्के करके नीचे आओगे, यस सर। यानी मुझे एक बात पता लग गई, स्लोप ज्यादा किसका? सर एडियाबेटिक प्रोसेस का, यस सर। यानी अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस वाली फिसलन पट्टी में बैठ जाऊं तो मैं जल्दी से नीचे पहुंच जाऊंगा, यस सर। यानी अगर मैं इस वाली फिसलन पट्टी में बैठ जाऊं तो मैं जल्दी से नीचे पहुंच जाऊंगा, यानी यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, यस सर। तो आज के बाद अगर तुम्हें बोले कोई कि यहाँ पर कौन सा किसका कर्व, ये पीवी कर्व की बात कर रहा हूं मैं, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, तो ये वाला आइसोथर्मल का, और जहां पर स्लोप ज्यादा है, जहां पर फिसलन पट्टी में बच्चा नीचे जल्दी पहुंच रहा है, वो एडियाबेटिक का, ये अपना आइसोथर्मल का, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई यार, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, स्लोप ज्यादा किसका होता है? सर एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है। किसके कंपेयर में? सर आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपेयर में, यस सर। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं अपन, जो सडन चेंजेस वाले प्रोसेस होते हैं ना, जो सडन चेंजेस वाले प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर सडन चेंज हो गया, वो अपने एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, वो अपने एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, यस सर। अब देख, वाई एक्सिस में मैंने प्रेशर लिख दिया, एक्स एक्सिस में मैंने वॉल्यूम लिख दिया, यस सर। अब ध्यान से देख, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी ये वाला कर्व किसका? आइसोबैरिक प्रोसेस का। सर आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी ये वाला किसका? सर आइसोकोरिक का। और बीच वाला मैंने बना दिया आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक का। कैसे पहचानूंगा? दोनों का सेम सेम लगता है, कैसे पहचानूंगा? सर जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक, जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल, यस सर। यानी ये वाला एडियाबेटिक और ये वाला अपना आइसोथर्मल। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, यस सर। यहाँ पर देख, ये आपका पीवी ग्राफ है सर, यानी यहाँ पर जो कर्व प्लॉट कर रहा हूँ वो पीवी कर्व है सर, यस सर। अगर मैं इनके नीचे का एरिया खींच लूं, इनके नीचे का अगर मैं एरिया खींच लूं, एरिया बना लूं, यस सर, इसको बोलते हैं अपन कर्व का एरिया, कर्व का एरिया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, यस सर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो अगर मैं कर्व के नीचे का एरिया बना दूं, निकाल दूं, तो वो होता है अपना पीवी वर्क। वो किसका आंसर आ जाएगा? पीवी वर्क का आंसर आ जाएगा, यस सर। मान ले उन्होंने बोला एक ऐसे दे दिया उन्होंने, यस सर, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, यस सर, और ये अपनी आइसोबैरिक प्रोसेस, यस सर। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी होगी। एरिया निकालना तेरे को आता है, तूने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर तो अगर इसका एरिया निकाल देगा तो ये जो एरिया का आंसर आएगा, ये जो एरिया का आंसर आएगा, यही अपना पीवी वर्क का आंसर है, यही अपना पीवी वर्क का आंसर है। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आएगा, यस सर। उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यानी एरिया अंडर कर्व क्या बताता है? सर पीवी वर्क को बताता है, यस सर। अब मेरे भाई खुद से सोच यार, खुद से सोच, यहाँ पर इतना सारा एरिया आइसोबैरिक प्रोसेस में, यस सर, फिर उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस में एरिया कितना आएगा? सर इतना आएगा, यस सर। एडियाबेटिक प्रोसेस में और कम हो जाएगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस में तो 0 हो गया, यस सर, 0 हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो गया? सर 0 हो गया, यस सर। तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लगा दिया, पीवी वर्क जहां पर एरिया ज्यादा आएगा, एरिया अंडर तक कर्व ज्यादा होगा, तो कॉमन सेंस की बात, पीवी वर्क की वैल्यू भी तो ज्यादा आएगी, यस सर। तो सबसे ज्यादा किसके लिए? आइसोबैरिक के लिए, फिर आइसोथर्मल के लिए, फिर एडियाबेटिक के लिए, फिर आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक के लिए तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एरिया अंडर तक कर्व तो कुछ आ ही नहीं रहा, यस सर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये बातें अपने को याद नहीं करनी, रटनी नहीं है, ये अपने को समझ गए, ये बातें अपन समझ चुके हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन समझ के आगे बढ़ रहे हैं, समझ के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया सर अपनी आखिरी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। हालांकि फिजिक्स वाले में ये अपन पढ़ते हैं, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते यार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सर साइक्लिक प्रोसेस, यस सर। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कुछ नहीं होता, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सिस्टम का सेम होना चाहिए, यानी जहां से खेल स्टार्ट हुआ था फाइनल वहीं पर खेल एंड होना चाहिए, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए। इसी को अपन बोलते हैं सर साइक्लिक प्रोसेस, यस सर। जैसे कि देख, ए से खेल स्टार्ट हुआ और वापस घूम फिर के वापस ए में ही आ गया, ए में ही आ गया। और अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, ये जो लाल कलर से मैंने कर दिया, अगर मैं इस एरिया को निकाल दूं तो ये मुझे किसका आंसर देगा? सर पीवी वर्क का। किसका? सर पीवी वर्क का, यस सर। मैंने तुझे एक बात बताई थी, हमारे कोर्स में कौन सा वर्क? पीवी वर्क। एक दूसरा वर्क भी होता है नॉन पीवी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, वो मेरे कोर्स में नहीं है, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना यार, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो अपने स्टेट फंक्शन होते हैं ना, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड करते हैं, पाथ में डिपेंड नहीं करते, यस सर। और यहाँ पर मुझे एक बात पता लग गई, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट तो सेम होती है साइक्लिक प्रोसेस में, यस सर। तो कॉमन सेंस की बात है, जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे, जैसे कि ई, एच, एस, जी,
जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उनका अगर मैं चेंज निकालूं तो वो कितना आ जाएगा सर, जीरो आ जाएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन तो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में डिपेंड करते हैं। यस सर, अगर मैं इनका चेंज निकाल दूं, यानी अगर मैं स्टेट फंक्शन का चेंज निकाल दूं तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, जीरो होगी। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, कोई रटने वाली बात नहीं है सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। और मजे की बात सुन ले, क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में आएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस से आएगा। यस सर, यानी 99% चांसेस यही हैं कि अगर इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में से किसी प्रोसेस से क्वेश्चन केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आया तो वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस से ही आएगा। यस सर, आइसोथर्मल प्रोसेस से ही आएगा। यस सर, तो ये अपन पढ़ रहे थे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर तू सारी प्रोसेस छोड़ दे, सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस ही पढ़े, फिर भी तेरा काम चल जाएगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कराने के भी दो तरीके। अब हमने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ ली। अब कोई अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पकड़, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, अब उसको कराने के भी दो तरीके, रिवर्सिबल तरीके से करा, इरिवर्सिबल तरीके से करा। यस सर, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यस सर, ठीक है। अब इसका मतलब मैं तेरे को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान ली एक कंटेनर है। यस सर, इसके अंदर गैस भरी हुई है। यस सर, ये आपका मूवेबल पिस्टन, ये आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मूवेबल पिस्टन है सर। यस सर, यहाँ पर मैंने नट बोल्ट से कस नहीं रखा, नट बोल्ट से यहाँ पर मैंने पैक नहीं करा हुआ कि भाई पिस्टन मूव ही ना कर पाए। मूवेबल पिस्टन है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। यस सर, ये आपका कंटेनर है, क्या भरी हुई है अंदर, गैस भरी हुई है। यस सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक दिन आया और मैं क्या लेके आया, मैं रेत का बैग ले आया। रेत मतलब सैंड, इसके अंदर बहुत सारे सैंड है भाई, फुल भरा हुआ है सैंड से। यस सर, और मैंने ये सैंड का बैग यहाँ ऊपर रख दिया भाई, यहाँ ऊपर रख दिया। इस बैग के अंदर क्या रखे हुए हैं सर, बहुत सारे सैंड रखा हुआ है। यस सर, बहुत सारी रेत भरी हुई है। यस सर, यानी बहुत सारे लाखों करोड़ों के इसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं। यस सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर, अब मुझे कुछ नहीं करना, खुद से सोच। अगर मैंने ये सैंड का जो बैग है इसको उठा के बाहर कर दिया तो पिस्टन ऊपर चली जाएगी क्या? यस सर, यानी मैंने एक बार में क्या किया, एक बारी में मैंने पूरा बैग उठाया और बाहर निकाल दिया तो पिस्टन ऊपर चली जाएगी। यस सर, पिस्टन ऊपर चली जाएगी। और मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहाँ से जो सैंड के पार्टिकल्स है ना, पहले एक पार्टिकल निकाला, फिर दूसरा पार्टिकल निकाला, फिर तीसरा पार्टिकल निकाला। यस सर, और एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैंने सारे पार्टिकल निकाल दिए। यस सर, कॉमन सेंस की बात है, तो सारे अगर तूने पार्टिकल निकाल दिए तो पिस्टन ऊपर चला गया होगा। यस सर, परंतु यहाँ पर बहुत दिक्कत वाला खेल था यार। यहाँ पर मैंने एक एक करके पार्टिकल्स निकाले। यस सर, यहाँ पर बहुत समय लग गया यार, यहाँ पर बहुत स्टेप में खेल चल रहा है यार। यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे पसीने छूट गए भाई, यहाँ पर मुझे सालों लग गए मुझे। यस सर, ठीक है, परंतु पिस्टन ऊपर गया। यस सर, पिस्टन तो ऊपर गया, क्योंकि अगर तूने सारे सैंड के पार्टिकल्स जिस दिन निकाल दिए पिस्टन तो ऊपर जाएगा क्या? यस सर, हल्के हल्के करके, जैसे तूने एक सैंड का पार्टिकल निकाला, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर हुआ, परंतु वो मुझे आंखों से थोड़ी दिखेगा यार, क्योंकि एक सैंड का पार्टिकल, उसका वजन तो बहुत कम होगा। तूने एक सैंड का पार्टिकल बाहर निकाला, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा, बहुत माइन्यूट, जो मेरे नजरों से नहीं देखा जा सकता। यस सर, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्या समझा रहा हूं तेरे को कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं उनको कराने का भी दो तरीका, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल तरीके से करा, इरिवर्सिबल तरीके से करा। यस सर, मेरे भाई अगर मैंने बैग को एक साथ पूरा बैग बाहर निकाल दिया, पिस्टन ऊपर चली जाएगी हाथों हाथ। यस सर, इसी तरीके को बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। यस सर, और अगर मैंने एक एक करके पार्टिकल्स निकाले, एक एक करके मैंने सैंड के पार्टिकल्स निकाले, यस सर, इसको अपन बोलते हैं सर रिवर्सिबल तरीका, रिवर्सिबल प्रोसेस। यस सर, तो आज के बाद बात समझ में आ गई, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलूंगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलूंगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलूंगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलूंगा। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर तुझे कुछ नहीं पता होना चाहिए, 3-4 लाइनें पता होना चाहिए। यस सर, अगर मैं तेरे को बोलूँ कि मेरे भाई तेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर रिवर्सिबल तरीके से कर या फिर इरिवर्सिबल तरीके से कर, तू बोलेगा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सालों बैठ के एक एक पार्टिकल निकालता रहूं। मैं क्या करूंगा, एक ही बारी में पूरा बैग मैंने निकाल के बाहर रख दिया, एक ही बारी में पूरा पिस्टन जो नीचे दबा हुआ था वो ऊपर चला गया। यस सर, इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल तरीका। यस सर, यानी तूने कौन सा तरीका अपनाया सर, इरिवर्सिबल तरीका, क्योंकि तुझे ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी, तेरे पास इतना समय भी नहीं है यार कि तो सालों तक बैठा हुआ एक एक पार्टिकल निकालता जाए। यस सर, ठीक है, तो तूने कौन सा तरीका अपनाया सर, इरिवर्सिबल तरीका। यस सर, कॉमन सेंस की बात है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो रियल है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इमेजिनरी है। यस सर, इमेजिनरी है, सपनों की दुनिया में खेल चल रहा है, कोई बैठ के थोड़ी सालों तक एक एक पार्टिकल निकालता रहेगा, उसके पास और भी तो काम पड़े हैं भाई, ठीक है। खुद से सोच, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पर फाइनाइट टाइम लगा, हाथों हाथ तूने पूरा बैग निकाल दिया, बाहर रख दिया। यस सर, हाथों हाथ पूरा पिस्टन नीचे जो दबा हुआ था वो ऊपर चला गया। यस सर, परंतु जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पर तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, बहुत स्लो खेल है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यस सर, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। यस सर, मेरे भाई खुद से सोच यार, यहाँ पर तू बैठा हुआ है, तू देख रहा है, एक बंदा आया, उसने बोला
मैं इरिवर्सिबल तरीके से खेल खेलूंगा। उसने पूरा बैग उठाया और नीचे रख दिया। तो तूने देखा था पहले ये जो पिस्टन था ये यहाँ पर था, जैसे ही उसने बैग हटाया ये पिस्टन ऊपर चला गया। तूने बीच का खेल देखा ही नहीं, तूने बीच का खेल देखा ही नहीं। पिस्टन ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर था फिर थोड़ा सा ऊपर हुआ, नहीं भाई, जैसे तूने बैग हटाया पिस्टन नीचे से सीधा ऊपर, तूने बीच का खेल देखा ही नहीं। यस सर, ठीक है। यानी यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में अपन बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में प्रेजेंट है। यस सर, तो इक्विलिब्रियम एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, किसकी बात कर रहा हूँ? रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर तो हर स्टेज में इक्विलिब्रियम है, हर समय आपका इक्विलिब्रियम होगा। एक पार्टिकल तूने निकाला, इक्विलिब्रियम अभी भी है। यस सर, हर स्टेज में यहाँ पर क्या होगा सर? इक्विलिब्रियम होगा। यस सर, परंतु इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में ही होता है सर। कॉमन सेंस की बात है। अब ध्यान से देख यार, मैंने सर इरिवर्सिबल तरीका अपनाया, मैंने बैग उठा के बाहर रख दिया तो ये जो पिस्टन था ये सर ऊपर चला गया। यस सर, अब मैंने क्या किया? बैग उठाया वापस यहाँ रख दिया तो पिस्टन वापस नीचे आ जाएगा। यस सर, यानी दोनों वे में खेल चल रहा है। यस सर, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, मूव इन बोथ डायरेक्शन। यस सर, परंतु ध्यान रखना इरिवर्सिबल पाथवे में, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो पाथ होता है वो सेम नहीं होता, पाथ जो होता है वो सेम नहीं होता। यस सर, ज्यादा समझना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान रखना, दिमाग मत लगाना, बस ध्यान रखना। मूव इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट फॉलो सेम पाथ, बट नॉट फॉलो सेम पाथ, यहाँ पर पाथ सेम नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है यार, पाथ फंक्शन हमारे कोर्स में दो, हीट एंड वर्क, और अगर पाथ सेम नहीं है यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब कंप्रेशन मतलब, यस सर, यानी एक्सपेंशन का जो वर्क होगा वो जो कंप्रेशन के वर्क होगा उसके बराबर होगा क्या? नहीं सर, उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि पाथ तो डिफरेंट है ना, वो जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ में डिपेंड करते हैं, पाथ ही डिफरेंट हो गया, पाथ ही डिफरेंट हो गया। यस सर, तो पाथ फंक्शन तो डिफरेंट होंगे। यस सर, यानी एक्सपेंशन का जो वर्क होगा वो कंप्रेशन के वर्क के बराबर नहीं होगा। यस सर, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, वर्क बाई एक्सपेंशन इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाई कंप्रेशन। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देखना, इधर देख, यहाँ पर भी अगर मैं एक एक करके सारे पार्टिकल्स हटा रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैंने सारे पार्टिकल्स हटा दिए। यस सर, फिर मैंने क्या किया? एक एक करके सारे पार्टिकल्स वापस डालना शुरू किया। यस सर, तो जब सारे पार्टिकल्स मैंने बाहर निकाल दिए थे तो पिस्टन ऊपर आ गया। यस सर, जब मैं वापस भरने लग गया बैग में सारे पार्टिकल्स तो वापस पिस्टन नीचे जाने लगेगा। यहाँ पर भी दोनों तरफा खेल चल रहा है, यहाँ पर भी दोनों तरफा खेल चल रहा है। तो मूव इन बोथ डायरेक्शन, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना रिवर्सिबल पाथवे में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? सेम पाथ फॉलो होता है सर, सेम पाथ फॉलो होगा। तो कॉमन सेंस की बात, पाथ फंक्शन हमारे कोर्स में दो, हीट एंड वर्क, यानी वर्क डन बाई एक्सपेंशन, यानी वर्क डन इन एक्सपेंशन इक्वल टू वर्क डन इन कंप्रेशन। यस सर, कॉमन सेंस की बात है, वर्क एक्सपेंशन इक्वल टू वर्क कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाथ क्या सर? सेम है, यहाँ पर सेम पाथ फॉलो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। यस सर, अब क्वेश्चन में मैं कैसे पहचानूं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या प्रोसेस इरिवर्सिबल है? अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया प्रोसेस रिवर्सिबल है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो मेरा काम बन गया। परंतु अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना, हमको ये बात पता होनी चाहिए यार। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दिखा तो मैंने बोल दिया यस सर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात चल रही है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल दिखा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल दिखा तो मैंने बोल दिया यस सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात चल रही है। यस सर, तो हम प्रोसेस को कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में कौन सी प्रोसेस दे रखी है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? यस सर, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होगा यानी रिवर्सिबल प्रोसेस। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया अपना साइन कन्वेंशन, अब आया अपना साइन कन्वेंशन। यस सर, अब ध्यान से देख यार, ये बना दिया मैंने सिस्टम। यस सर, ये बना दिया मैंने सिस्टम। यस सर, ऊपर मैंने प्लस लिख दिया, नीचे मैंने माइनस लिख दिया, इधर मैंने वर्क लिख दिया, इधर मैंने वर्क लिख दिया, इधर मैंने हीट लिख दिया, इधर मैंने हीट लिख दिया। यस सर, ये बीच में क्या सर? डब्बा बना हुआ है जो, ये सिस्टम है सर, सिस्टम है। यस सर, तो मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? बाई लिखा हुआ है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाई द सिस्टम नेगेटिव होगा। यस सर, सर कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव होगा। बस तेरे को इतनी बातें पता होनी चाहिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम आज के बाद पॉजिटिव, कंप्रेशन वाला वर्क आज के बाद पॉजिटिव, वर्क डन बाई द सिस्टम आज के बाद नेगेटिव, एक्सपेंशन वाला वर्क आज के बाद नेगेटिव। ये बातें तेरे को पता होनी चाहिए। यस सर, यहाँ पर देख हीट की बात करते हैं अपन, इधर मैंने एब्जॉर्ब लिख दिया, इधर मैंने रिलीज लिख दिया, रिलीज। यस सर, तो आज के बाद हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव। यस सर, तो बिल्कुल सिंपल सा खेल है, बिल्कुल सिंपल सा साइन कन्वेंशन है, ये तेरे को हीट और वर्क का पता होना चाहिए। यस सर, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव। यस सर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव। यस सर, कितना सिंपल खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरे को ये चित्र याद हो गया तो तेरा साइन कन्वेंशन तैयार, तेरा साइन कन्वेंशन तैयार। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कोर्ट में केस चला था भाई। एक बंदे ने क्या हुआ, नीट के एग्जाम के बाद एक बंदे ने क्योंकि होता क्या है ना, अलग अलग बुकों में अलग अलग खेल चलते रहता है, ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग खेल चलते रहता है। यस सर, ठीक है, तो एक जगह क्या हुआ, जैसे वर्क का आंसर आ गया,
-30 किलो जूल, यस सर। और क्वेश्चन ने पूछा हुआ था वर्क डन बाय द सिस्टम बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव ही तो होगा, यस सर। यहाँ पर देख मैंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम सर नेगेटिव होता है, यस सर। और वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, मान ले एक ऑप्शन -30 किलो जूल, एक ऑप्शन था सर +30 किलो जूल, यस सर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा था, तो बच्चे ने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होता है, उसने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। परंतु जब आंसर की आई तो आंसर सही ये वाला था, यस सर। उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर दिया, कोर्ट में केस चला भाई इसके ऊपर। तो एनटीए ने प्रॉपर गवाही दी वहाँ पर भाई, एनटीए ने प्रॉपर गवाही दी कि मेरे भाई खुद से सोच यार, खुद से सोच। एनटीए ने क्या बोला, अगर हम पूछते वर्क डन बताओ और तेरा आंसर मान ले आ गया -30 किलो जूल, यस सर, परंतु हमने तो पूछा था वर्क डन बाय द सिस्टम बताओ, यानी बाय द सिस्टम तो हमने खुद ही बोल दिया, बाय द सिस्टम तो हमने खुद ही बोल दिया। यानी अब तेरे को माइनस थोड़ी लगाना, माइनस तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, माइनस को अपन क्या बोलते हैं, बाय द सिस्टम। तो तेरे को तो यहाँ पर बस वैल्यू बतानी थी, आंसर तो तेरा 30 किलो जूल आएगा ना, यस सर। जैसे मैंने बोला तेरे को, तू किसी दुकान में गया, तूने बोला वहां पर भैया एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक देना, मेरे भाई तूने ठंडी भी बोल दिया और साथ ही साथ तू कोल्ड ड्रिंक भी बोल रहा है। भाई कोल्ड तो ठंडा ही तो होता है, तो यहाँ पर तू ठंडी भी बोल रहा है, कोल्ड भी बोल रहा है, यस सर। तो ये बात समझ नहीं आ रही ना, यस सर। जैसे मैंने बोला सर गाड़ी को पीछे बैक करो, मेरे भाई पीछे, पीछे का मतलब बैक ही तो होता है, यस सर। तो या तो पीछे बोल दे या फिर बैक बोल दे, यस सर। तो जैसे अपन जब पॉटी करने जाते हैं ना, पॉटी करने जाते हैं, तो जब वहाँ पर अपन फ्लश कर देते हैं ना, फ्लश, तो यहाँ पर इसको यही बोला जाता है, इंग्लिश में इसको वर्ड्स को फ्लश करना ही बोलते हैं। यहाँ पर अपन एक का मतलब बताने के लिए दो शब्द यूज कर रहे हैं भाई, यस सर। मैंने पीछे भी बोल दिया, मैंने बैक भी बोल दिया, गाड़ी पीछे बैक कर लो। तो वही खेल यहाँ पर चल रहा है। जो एनटीए ना, एनटीए ने कोर्ट में यही गवाही दी भाई, यस सर। और आंसर यहाँ पर क्या माना गया, 30 किलो जूल माना गया, 30 किलो जूल, -30 नहीं माना गया, यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर उन्होंने खुद ही बोल दिया वर्क डन बाय द सिस्टम बताओ, यानी वो माइनस को कंसीडर करके बोल रहे हैं, तो तेरे को सिर्फ वैल्यू बतानी है, आंसर क्या आएगा, 30 किलो जूल आएगा, यस सर। सिमिलरली खुद से सोच, अगर उन्होंने बोला हीट बताओ तो आंसर मान ले आ गया -150 किलो जूल, परंतु अगर वो बोलते हीट रिलीज बताओ तो अब तेरे को माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, अब तू बोलेगा 150 किलो जूल, यस सर। कितना सिंपल खेल है, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, यस सर, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन देख के, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है, खेल होता है ऑप्शन में। अगर उन्होंने लिख दिया +30 किलो जूल, -30 किलो जूल, हमारा आंसर 30 आ चुका है, अब वहाँ पर जो साइन है ना, साइन में ही अपना क्वेश्चन गलत हो जाए तो अच्छी बात नहीं है यार। इसलिए मैंने तेरे को बिल्कुल अच्छे से बता दिया, मैं उम्मीद करता हूँ अब तू गलती नहीं करेगा, अब तू गलती नहीं करेगा, यस सर। आगे बढ़ते हैं, वर्क की बात करते हैं सर। हमारे कोर्स में कौन सा वर्क, चिल्ला चिल्ला के थक गया, हमारे कोर्स में पीवी वर्क, पीवी वर्क को अपन मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं, यस सर। सर वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क, यस सर। तो जो पीवी वर्क होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, +- P डेल्टा वी, यानी यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, यस सर। P डेल्टा वी यानी जो पीवी वर्क होता है वो चेंज इन वॉल्यूम, वो चेंज इन वॉल्यूम का फंक्शन है सर, यस सर। यानी वॉल्यूम का चेंज होना यहाँ पर जरूरी है, अगर वॉल्यूम का चेंज 0 हो जाए तो पीवी वर्क भी तो 0 हो जाएगा, यस सर। यानी वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है तभी पीवी वर्क होगा, यस सर। मेरे भाई वॉल्यूम चेंज तो एक्सपेंशन में होता है, एक्सपेंशन मतलब ये एक्सपेंशन, कंप्रेशन मतलब ये दबा दिया तूने, ठीक है। यानी मैं इसको कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाला वर्क भी बोल सकता हूं, क्योंकि जो वॉल्यूम चेंज होता है ना, वो कंप्रेशन में भी होता है, एक्सपेंशन में भी होता है। यानी आज के बाद कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वाला वर्क कौन सा होता है सर, पीवी वर्क होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, +- P डेल्टा वी, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। केमिस्ट्री के थर्मो में वर्क डन के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वर्क डन के 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यस सर। 20% चांसेस हैं कि गैस वाला आए, क्योंकि जो फिजिक्स वाला खेल चलता है, फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स चलता है, वो 100% गैस का है, वहाँ पर 100% गैस का खेल चलता है। मेरे भाई फिजिक्स वाले में केमिकल रिएक्शन का खेल थोड़ी चलेगा, यस सर। तो मेरे भाई खुद से सोच यार, अगर उन्होंने वर्क का फॉर्मूला, वर्क का जो क्वेश्चन देना है वो गैस वाले टॉपिक से देना है, तो वो फिजिक्स में नहीं देगा क्या, यस सर। यानी कॉमन सेंस की बात है, 80% चांसेस हैं कि केमिकल रिएक्शन से केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का क्वेश्चन आएगा, यस सर। 80% चांसेस हैं, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, केमिकल रिएक्शन में तुझे कुछ नहीं करना, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर में ऑपरेट करती हैं। यानी जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो जनरली कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में ही होती हैं, यस सर। यहाँ पर सिर्फ एक अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, W = -ΔNgRT। सर डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, कल अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, हमको निकालना आता है गैसेस प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम माइनस गैसेस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा Ng, यस सर। निकालना अपने को आता है। सर एक एग्जांपल कर दो, जैसे मैंने बोला सर N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, गैस गैस गैस, यस सर। तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यस सर। तो डेल्टा Ng कैसे निकालूंगा सर, प्रोडक्ट में कितना 2, रिएक्टेंट में कितना 3 + 1 4, तो आंसर कितना आ गया, -2 आ गया, यस सर। कहाँ सीखा सर, केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो अपने कट टू कट रिवीजन किया था, वहां पर अपन ने डेल्टा Ng के बारे में सीखा, डेल्टा Ng अपन कैसे निकालते हैं, यस सर। तो अगर तेरे को डेल्टा Ng निकालना आ गया, यस सर,
आर की वैल्यू तेरे को पता है, यस सर। टेम्परेचर तेरे को क्वेश्चन में दे रखा होगा, यस सर। तुझे कुछ नहीं करना, वर्क निकालना है, तो केमिकल रिएक्शन के लिए वर्क निकालना तेरे को बिल्कुल आसानी से निकाल सकता है, यस सर। अब बात करते हैं अपन गैस की। तो अगर 20% हमारी किस्मत फूटी हुई है सर, 20% से ही क्वेश्चन आ गया, यानी वर्क डन का क्वेश्चन आया और गैस से आया सर, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक होता है अपना इरिवर्सिबल, क्योंकि अपने को किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस कराने के दो तरीके हमको पता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ठीक है। तो अगर इरिवर्सिबल हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा सर इरिवर्सिबल है? अगर वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो काम बन गया। परंतु अगर प्रेशर कांस्टेंट दे दिया उन्होंने, यानी इरिवर्सिबल है, प्रेशर अगर वेरिएबल दे दिया यानी रिवर्सिबल है, यस सर। यानी प्रेशर को देख के, एक्सटर्नल प्रेशर को देख के मैं बता सकता हूं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यस सर। तो इरिवर्सिबल का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसको यहाँ पर तेरे को डालना है। और डेल्टा V मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसी को तो अपन डेल्टा V बोलते हैं, यानी V2 - V1, यस सर। तो यहाँ पर वर्क डन का सिंगल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला और सिंगल फॉर्मूला है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। वापस बोल, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या था सर? -डेल्टा NgRT, सर -डेल्टा NgRT, यस सर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, मुझे एक बात पता है सर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कंप्रेशन वाला वर्क, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम घटना, यस सर, ये तो पॉजिटिव होता है, अभी थोड़ी देर पहले साइन कन्वेंशन देखा था, यस सर। सर एक्सपेंशन वाला वर्क, सर वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, यस सर, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो वर्क डन कैसा? यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, इसको चेंज कर लेना। तो वर्क डन कैसा सर? नेगेटिव। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जब साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे वहां पर सीखा था, यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, अगर वैक्यूम दे दिया जाए या फिर अगर फ्री एक्सपेंशन दे दिया जाए, तो वैक्यूम में एंड फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है यार। वैक्यूम में और फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है। खुद से सोच, अगर यहाँ पर जीरो आ गया तो मेरे भाई किसी नंबर से मान लो डेल्टा V का कुछ वैल्यू आ रहा होगा, तो 5 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो जीरो ही आएगा, यस सर। यानी अगर P एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन भी तो जीरो आ जाएगा, यानी इरिवर्सिबल वर्क वाला, यानी वर्क डन भी तो जीरो आ जाएगा, यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। और ये मैं कौन से वर्क डन की बात कर रहा हूं सर? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यस सर, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है? भाई क्वेश्चन में उन्होंने प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट दे दिया, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल दे दिया, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है, यस सर। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा V जीरो, और सर डेल्टा V अगर जीरो हो गया यानी वर्क डन वापस से जीरो हो जाएगा क्या? यस सर, यस सर। यानी वैक्यूम ले लो, फ्री एक्सपेंशन ले लो, आइसोकोरिक प्रोसेस ले लो, वर्क डन जीरो इरिवर्सिबल प्रोसेस में, यस सर। कितना सिंपल खेल है। आगे बढ़ते हैं। ये आई सर बात, यहां से आता है सर क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि हमारे कोर्स में केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एक ही प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। मान के चल 10 में से 9 क्वेश्चन आए तो 10 में से अगर 9 क्वेश्चन में मानूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस से ही आएंगे। 1% चांस है कि कहीं और से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार क्या लिखा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और मैं इसको कौन से तरीके से करा रहा हूं सर? इरिवर्सिबल तरीके से, यस सर। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यस सर। मेरे भाई खुद से सोच यार, अगर क्वेश्चन में उन्होंने P एक्सटर्नल नहीं दिया, अगर मान ले उन्होंने क्वेश्चन में P एक्सटर्नल नहीं दिया, उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी अपन आइसोथर्मल प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस से करा रहे हैं? इरिवर्सिबल तरीके से करा रहे हैं, यस सर। परंतु उन्होंने क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू नहीं दी, तो तेरे को कुछ नहीं करना, जो फाइनल प्रेशर होगा ना, जो P2 होगा ना, उसी को एक्सटर्नल प्रेशर कंसीडर करना है, और उसी की वैल्यू यहाँ पर डालनी है, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? अगर तूने ये बातें सारी समझ ली और अगर तू क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी करे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो सब मैं यहीं पे तो बता रहा हूँ, यस सर। परंतु इसके 30 क्वेश्चन तेरे को प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल दिया, यस सर। वहीं पर वीडियो आएंगी 30 क्वेश्चन की, केमिकल इक्विलिब्रियम की आएगी, थर्मोडायनामिक्स की आएगी, सारे चैप्टर की आएगी। एक बात याद रखना, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री जो इसका सेकंड पार्ट है, उसका कंबाइंड करके 30 क्वेश्चन की वीडियो आएगी, यस सर, ठीक है। आगे बढ़, ध्यान से देखना। अब देख, डेल्टा V मतलब सर V2 - V1, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी अगर क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, मेरा काम बन गया, मैंने डेल्टा V निकाल दिया। डेल्टा V = फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। परंतु मैं फंस गया यार, अगर उन्होंने क्वेश्चन में V1 V2 की वैल्यू नहीं दी, उन्होंने तो सर P1 P2 की दे दी, परंतु मेरे फॉर्मूले में डेल्टा P थोड़ी है। अगर डेल्टा P होता तो मैं P2 - P1 कर देता, परंतु वहां तो डेल्टा V है, यानी मैं V2 - V1 करूंगा, परंतु ये वैल्यूज मुझे पता ही नहीं है। वहां तो वैल्यूज क्वेश्चन में P1 और P2 की दे दी, यस सर। तो यहाँ पर घबराना नहीं है यार, घबराना नहीं है। हमारे कोर्स में कौन सा सिस्टम सर? आइडियल गैस, यस सर। तो आइडियल गैस इक्वेशन तुझे पता है, PV = nRT, यस सर, यस सर, ठीक है। मुझे एक बात पता है, अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम के लिए निकालना होगा तो V = क्या हो जाएगा सर? nRT/P हो जाएगा क्या? यस सर। अगर ये V1 है तो ये P1 है, अगर ये V2 है तो ये क्या हो जाएगा? अपना P2 हो जाएगा।
सर मेरे पास फॉर्मूले में डेल्टा वी है, यानी मैं V2 माइनस V1 करूंगा, यानी मैं ये माइनस ये करूंगा। यस सर। अब यहाँ पर वॉल्यूम अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा, यहाँ पर तो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर तो क्वेश्चन में दे रखा है। यस सर, यानी मैं V2 माइनस V1 की जगह में ये लिख सकता हूँ सर, nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1। कितना सिंपल खेल है, ठीक है। ये रटना थोड़ी है भाई, ये रटना थोड़ी है। अगर थोड़ा सा दिमाग चलता है तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर अपना पूरा थर्मोडायनेमिक्स तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो फ्री फोकट का क्वेश्चन होता है भाई, फ्री फोकट का क्वेश्चन। यस सर, ठीक है। तो ये बात हो गई सर रिवर्सिबल, सॉरी ये बात हो गई सर इरिवर्सिबल प्रोसेस की। यस सर, यानी वर्क डन अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे निकालेंगे। सिंगल फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस की, और हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही अपन पढ़ रहे हैं। यस सर, हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, हम जो एग्जाम में आने वाला है वही यहाँ पर करने वाले हैं। यस सर, ठीक है। तो ये लिख दिया सर मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर तेरे को रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W इक्वल टू माइनस 2.3 nRT, N मतलब मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर। यस सर, log V2 अपॉन V1, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम। V2 अपॉन V1 को अपन P1 अपॉन P2 भी तो लिख सकते हैं। यस सर, तो क्वेश्चन में अगर V1 V2 की वैल्यू दे रखी होगी तो मैं V2 V1 की वैल्यू लगाऊंगा, P1 P2 की दे रखी होगी तो P1 P2 की लगाऊंगा। यस सर। सर मैंने V2 अपॉन V1 की जगह में P1 अपॉन P2 कैसे लिख दिया मेरे भाई, खुद से सोच यार। PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है क्या? यस सर। तो P1 V1 अपन P2 V2, सॉरी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अपन लिखते हैं क्या? यस सर। तो देख P1 अपन P2 यहाँ पर मैं अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, V2 अपन V1, यानी V2 अपन V1 को हटा के मैं P1 अपन P2 भी तो लिख सकता हूँ। यस सर, तभी तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना सर। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर आ रहा है सर, टेम्परेचर आ रहा है, परंतु क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर की वैल्यू ही नहीं दी, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर की वैल्यू ही ना दी हो तो अपन क्या करेंगे, अपन तो फंस जाएंगे। तो मेरे भाई खुद से सोच यार, PV इक्वल टू nRT होता है। यस सर। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात चल रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया क्या? यस सर। यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT इक्वल टू कांस्टेंट लिख दूं क्या? यस सर। मेरे भाई यहाँ पर देख nRT लिखा हुआ है क्या? यस सर। यानी nRT को हटा के तू P1 V1 भी लिख सकता है, P2 V2 भी लिख सकता है। यस सर। यानी अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी तो nRT को हटा दे, वहां पर P1 V1 लिख दे या फिर P2 V2 लिख दे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तेरा वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आ जाएगा। कितना सिंपल खेल है। और मैं तेरे को यहाँ पर समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से। यस सर, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल आसान भाषा में तुमको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। थर्मो में 4 नाम आएंगे, वही मैंने तेरे को बोला, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है भाई, ये सब आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये सब आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन मतलब जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड करें, सिस्टम के जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड करें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को अपन स्टेट फंक्शन बोलते हैं। यस सर, ठीक है सर। इनकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनका अपन चेंज निकालेंगे, जैसे कि इंथैल्पी चेंज, जैसे कि इंट्रोपी चेंज। यस सर, इनकी अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनका अपन चेंज निकालेंगे। बात समझ में आई? यस सर। अब सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ सर इंटरनल एनर्जी। यस सर, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, सम ऑफ ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विद सिस्टम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जो सिस्टम से रिलेटेड हो, एसोसिएटेड हो, परंतु हम सिर्फ 2 कंसिडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को अपन कैसे शो करते हैं, कैपिटल ई से या कैपिटल यू से, ठीक है। हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम तो डेल्टा ई निकालेंगे। यस सर। अब देख, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुझे बताया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। और अगर मैं आइडल गैस ले लूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी ई की वैल्यू किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी 3/2 RT के बराबर। यानी अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस ले लूं तो F की जगह में 3 लगा रहा हूं। ये बातें मैंने तेरे को पहले बता रखी हैं यार, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, डेल्टा ई निकालने के लिए हमें लॉज पढ़ने पड़ेंगे। डेल्टा ई निकालने के लिए, क्योंकि मुझे एक बात पता लग गई, मैं सर ई नहीं निकाल सकता, ई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं तो सर डेल्टा ई निकालूंगा, परंतु अगर तुझे डेल्टा ई निकालना है तो उससे पहले तुझे लॉज पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। तो थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज सर, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड हमारे कोर्स में नहीं है और 0th अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अपन या तो सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे या फिर सिर्फ सेकंड लॉ पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ना है अपने को। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यस सर, गिब्स फ्री एनर्जी, वो सब अपन थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे यार, वो सब अपन थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यस सर। अब ध्यान से देख यार, ये बात तेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, ये जो लॉज होते हैं ना, ये लॉ तभी वैलिड होते हैं जब सिस्टम आपका किस में हो सर, इक्विलिब्रियम पे हो। सिस्टम आपका क्या हो सर, इक्विलिब्रियम पे हो। मेरे भाई
डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी आती हो, इक्विलिब्रियम का मतलब पता हो। इसलिए मैंने तेरे को सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया, केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सर फ्लॉट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर मैं तुझे बताता हूँ सर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? मान लीजिए एक डब्बा, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, मान लें ये दोनों एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम पे हैं। यस सर, रुक जा। ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, मान लें ये दोनों एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम पे हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम पे हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ये जो दोनों है ना, ये भी एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम पे होंगे। यस सर, ये होता है अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, बाकी ये अपन कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट। यस सर, तो फ्लॉट को याद करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर, इक्वालिटी फॉर ओमेंस। सर इक्वालिटी फॉर ओमेंस, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, हम ई नहीं निकाल सकते, इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम तो डेल्टा ई निकालेंगे। डेल्टा ई निकालने के लिए मुझे लॉस पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेल्टा ई निकाल पा रहा हूँ क्या? ये देख, डेल्टा ई ही तो है, डेल्टा ई ही तो है। यस सर, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी इक्वालिटी फॉर ओमेंस। इक्वालिटी फॉर ओमेंस। यस सर, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर भूल जाओ तो बस याद रखना इक्वालिटी फॉर ओमेंस। यस सर, परंतु यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले में रटने से कोई काम नहीं बनने वाला, हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे लगाऊंगा, कैसे आंसर निकालूंगा, आंसर तक कैसे पहुंचूंगा। यस सर, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये अपना क्यू है, जो अपना डब्ल्यू है सर, ये तो पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन की जो वैल्यूज होती है उनको अपन साइन के साथ लिखते हैं। यस सर, साइन के साथ लिखते हैं। यस सर, यानी क्यू की वैल्यू भी मैं साइन के साथ लिखूंगा, डब्ल्यू की वैल्यू भी मैं साइन के साथ लिखूंगा। यस सर, ऑलवेज यूज विद साइन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन गलत मत कर देना। यस सर, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है ये आपका। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को मैं ना ही क्रिएट कर सकता हूँ, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बस मैं उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यस सर, ये होता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, मेरे भाई खुद से सोच यार, खुद से सोच, जो यूनिवर्स है ना वो तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके बाहर तो कुछ नहीं है, जो भी है उसके अंदर ही है। यस सर, यानी उसके बाहर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने वाला। यस सर, यानी टोटल एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। यस सर, यानी जो टोटल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की, यूनिवर्स के बाहर तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने वाला, क्योंकि एनर्जी के बाहर कुछ है, सॉरी यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी है यूनिवर्स ही है। तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ द टोटल एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। होल यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट अपन पढ़ने वाले हैं। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरे भाई खुद से सोच, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 0। यस सर, और यहाँ पर अगर तेरे को फ्लॉट लगाना हो तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस सर, यस सर, मेरे को एक बात पता है यार, मेरे को एक बात पता है यार, हमारा जो सिस्टम है वो सर आइडियल गैस है क्या? हमारा जो सिस्टम है वो आइडियल गैस है क्या? यस सर, अगर आइडियल गैस हो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो डेल्टा टी 0। यस सर, डेल्टा ई 0। यस सर, डेल्टा एच 0। यस सर, यानी यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू तो 0 होती है यार, ये बात अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, यानी डेल्टा ई की वैल्यू 0, यानी क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यस सर, यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया? क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कितना सिंपल है, याद करना है क्या? नहीं सर, रटना है क्या? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। सर एडियाबेटिक प्रोसेस में तो क्यू की वैल्यू 0 होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सर? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू 0, तो सर डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू बोल दूं क्या? यस सर, कितना सिंपल खेल है यार। आगे बढ़, आइसोकोरिक प्रोसेस। सर यहाँ पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी डेल्टा वी 0, यानी डेल्टा वी 0। यस सर, मेरे भाई पीवी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल्टा वी। यस सर, यानी प्लस माइनस पी डेल्टा वी, यानी ये किसका फंक्शन होता है सर? डेल्टा वी का फंक्शन होता है। डेल्टा वी अगर 0 हो जाए, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में तो डेल्टा वी 0 होता है, यानी पीवी वर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यस सर, और फ्लॉट लगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर डब्ल्यू की वैल्यू तो 0 हो गई, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा ई किसके बराबर? सर क्यू के बराबर। और यहाँ पर देख कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर मैं क्यू वी लिख रहा हूँ, क्यू वी यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करता तो वहाँ पर मैं क्यूपी लिखता, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। यस सर, तो अगली प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। आज के बाद ध्यान रखना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर? सर डेल्टा ई के बराबर। वही तो यहाँ पर रिजल्ट अपन ने बनाया,
हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम से ही नाम पता लग रहा है कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्यूवी किसके बराबर होता है, डेल्टा ई के बराबर होता है ना, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करते हैं, यस सर। तो यहाँ पर देख जैसे मैंने बोला था क्यूवी किसके बराबर सर, डेल्टा ई के बराबर। यहाँ पर मैं बोलूंगा क्यूपी किसके बराबर, डेल्टा एच के बराबर, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर, डेल्टा एच के बराबर, यस सर। ये बात तेरे को पता होनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बता यार, जो हीट होता है, जो वर्क होता है सर, ये तो पाथ फंक्शन होते हैं, यस सर, यस सर, यानी ये पाथ में डिपेंडेंट होंगे, यस सर। परंतु मैंने तेरे को एक बात बोली थी, अंडर स्पेशल कंडीशन हीट एंड वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन, यानी पाथ में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यही वो स्पेशल कंडीशन है भाई, यही वो स्पेशल कंडीशन है, यस सर। यहाँ पर देख एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हुआ, वर्क डन किसके बराबर सर, डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई तो स्टेट फंक्शन है, यानी वर्क जो अपना पाथ फंक्शन था वो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्टेट फंक्शन की तरह, यानी पाथ में डिपेंड नहीं करेगा, यस सर। यहाँ पर देख क्यू, सर क्यू क्या था आइसोकोरिक प्रोसेस में, अगर मैं क्यू की बात करूं सर, ये तो पाथ फंक्शन है, परंतु ये किसके बराबर हो गया सर, डेल्टा ई के बराबर हो गया। डेल्टा ई तो स्टेट फंक्शन होता है, पाथ में इंडिपेंडेंट होता है यार, यस सर। तो वो जो मैंने स्पेशल कंडीशन तुझे वहां पर बताई थी, वो स्पेशल कंडीशन यही तो है, यस सर, ठीक है। आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर देख क्यू तो अपना क्या होता है सर, पाथ फंक्शन होता है, परंतु डेल्टा एच क्या होता है सर, स्टेट फंक्शन होता है। और यहाँ पर जो अपना क्यू है वो डेल्टा एच के बराबर, यानी जो क्यू अपना क्यू अपना पाथ फंक्शन होता था वो यहाँ पर स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, किसमें सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में भी सर, आइसोकोरिक प्रोसेस में भी सर, आइसोबेरिक प्रोसेस में भी, यस सर। तो सारा खेल था यार, यहीं से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं तेरे को चैप्टर इस तरीके से करा रहा हूँ ताकि तेरे को रटना ना पड़े, कम से कम रटना पड़े, यस सर, ठीक है। अब बात आई सर साइक्लिक प्रोसेस की, यस सर। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होती है, यस सर। यहाँ पर मैंने तुझे एक बात बोली थी, चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन, जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका जो चेंज होगा वो कितना होता है सर, जीरो होता है। सर इंटरनल एनर्जी भी तो स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी सर, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू कितनी, जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई की वैल्यू जीरो, यस सर। तो क्यू और डब्ल्यू बचा, वो भी इक्वल टू के उधर, तो इक्वल टू के इधर एक बंदे को भेजना है, तो मैंने डब्ल्यू को भेज दिया, तो मैंने बोल दिया क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यस सर, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कितना सिंपल खेल है, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये था अपना थर्मोडायनेमिक्स, यस सर। जो इसके आगे का पार्ट है वो अपन कहाँ पढ़ेंगे सर, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं भाई, हर साल क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो पिन कमेंट में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया, यस सर। वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी, वो आप देख लेना, जरूर देख लेना, ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल पैक हो जाए नीट 2026 के लिए। और यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम थोड़ी लग रहा, 1 से 1.5 घंटे में आपका चैप्टर तैयार हो गया, यस सर। बाकी अपन मिलते हैं कट टू कट रिविजन सीरीज के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।